चलिए ध्रुव, कल हमने कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। अब उसी कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे कुछ और बातें करते हैं। हमने एक जिस पर डिस्कशन किया था कल, वो हमारा प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, राइट? Yes, और sir. वैसा ही कॉन्सेप्ट मैं फिर से डील कर रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन और देखो ऐसा, बट वैरायटी में थोड़ा डिफरेंस होगा। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि सर मान लीजिए कि दिस इज अ वर्टिकल वॉल एंड यू हैव थ्रोन अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हियर। आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया है, यहाँ से फेंक दिया है सर, और ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है, इट हैज बीन थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री 53 degree with some velocity. Let that velocity be 50 meter per second, and the projectile is thrown from a distance of 60 meter from this foot ठीक of the wall. अब आपसे बोला जा रहा है कि ये सर ये प्रोजेक्टाइल गया और यहाँ पर टकराया, ठीक है? यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द वर्टिकल वॉल और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना गिवन है? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है 1/2, राइट? तो Yes, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है, तो अब टकराने के बाद ये वापस लौट के कहीं तो गिरेगा, ठीक है? तो टकराने के बाद वापस लौट के ये कहाँ पे गिरेगा, ये योर क्वेश्चन। मतलब ये टकराएगा आफ्टर कोलाइडिंग विद द वर्टिकल वॉल, वेयर डज दिस विल फॉल, ये क्वेश्चन है आपका। आफ्टर कोलाइडिंग विद वर्टिकल वॉल, फाइंड डिस्टेंस at which particle will fall। और ये जो डिस्टेंस आपने लेना है, वो डिस्टेंस आपने कहां से लेना है? यही फुट से, यहीं से। यू हैव टू टेक द डिस्टेंस फ्रॉम हियर। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक समझो कि भाई एक बात क्लियर है। पहली बात, एक बात समझना कि इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो सर सबसे पहली बात कि वेलोसिटी को अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी को सर सबसे पहला काम तो वेलोसिटी को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ये वेलोसिटी 50 cos 53 की वैल्यू 3/5, ठीक है? तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 30 मीटर पर सेकंड और ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो 40 मीटर पर सेकंड होगी। अब व्हेन इट विल कोलाइड एट दिस पॉइंट, जब ये यहां पर कोलाइड करेगा तो विच ऑफ द टू वेलोसिटी विल चेंज आफ्टर द कोलिजन? विच ऑफ द वेलोसिटी विल चेंज, वाई, एक्स और बोथ? कौन सी चेंज होगी, कौन सी नहीं होगी? मतलब जब ये यहाँ पर टकराएगा ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है और वर्टिकल डायरेक्शन में इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज हो रही होगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन का तो हमें यहाँ पर इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी नहीं पता, ठीक है? बात समझना, यहाँ पर जब ये टकराएगा तो हॉरिजॉन्टल वाली प्रोजेक्टाइल में याद करो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, तो एट एवरी पॉइंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन सेम, बट वर्टिकल वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रही होती है ना। हर पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती है। मान लो कि कोलिजन के टाइम पे वर्टिकल डायरेक्शन में इस पॉइंट पे वेलोसिटी vy थी और हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी 30 है। आफ्टर कोलाइडिंग विद द वॉल, जब ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा, व्हेन द पार्टिकल विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, तो ये इन दोनों वेलोसिटी में से कौन सी वेलोसिटी में चेंज आएगा? Vx वाली में, मतलब x वाली। Vx वाली में चेंज आएगा। ड्यू टू द कोलिजन velocity will change along x-axis, but there will be no change in the velocity at this point along y-axis. The reason is very obvious कि सर कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन टू द कोलिजन का जो कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन है वो यहाँ पर जो कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन है वो ये है सर, ये x एक्सिस के along है। दिस इज योर कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, तो इसलिए वेलोसिटी along द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन विल चेंज, ठीक है? इसका मतलब है कि y डायरेक्शन में ड्यू टू द कोलिजन कोई चेंज नहीं आता है। y डायरेक्शन की वेलोसिटी में ड्यू टू द कोलिजन कोई चेंज नहीं आता है, इट रिमेन्स सेम। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये सेम रहती है y डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज, मतलब ये दीवार नहीं भी होती तो भी y की वेलोसिटी वही होती और दीवार होने से भी y की वेलोसिटी वही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर इफ वी हैव दिस वॉल, आपको अगर थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल याद हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप याद करिए। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, और 2u sin थीटा को uy by g लिख सकते हैं हम। सोच के देखो, y डायरेक्शन है ना, y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा विद और विदाउट वॉल। समझना इस पॉइंट को। एज वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, hence there will be no change in the time of flight with the wall or without the wall। मतलब जो आपकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट विदाउट द वॉल होती वही विथ द वॉल भी वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगी। यार तुम्हें नहीं आया? समझ गया सर।
ठीक है, क्यों? क्योंकि रिटर्न होने में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस में कोई सर चेंज आपकी नहीं आया। आवाज कट रही है। हेलो। एक मिनट, आवाज कटी। एक मिनट रुकना ध्रुव। आई थिंक अब आवाज आ रही होगी सही से। यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं चेंज होगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर ये दीवार नहीं होती और ये पार्टिकल सर इधर एक्स आके गिरता। एक्सिस के अलोंग मतलब वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी सेम है इसलिए 2u हाँ है इसलिए 1 तो हाँ, तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पे आके गिरता, ठीक है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता वही टाइम ऑफ फ्लाइट इसके जब रिटर्न होके ये गिरेगा तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट तब भी वही रहेगा। हाँ, ये अलग बात है, जाने का टाइम अगर T1 है, आने का टाइम T2 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं ये कह सकता हूँ T1 प्लस T2। मैं ये नहीं कह रहा कि जाने का टाइम और आने का टाइम सेम है, मैंने ये नहीं बोला। यस सर मैंने कहा कि समझ। सम विल रिमेन सेम, राइट। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2u(y) डिवाइडेड बाय g, which we can write it as 2 into 40 divided by 10, that is time of flight is equal to 8 सेकंड। इसका मतलब है कि T1 plus of T2 is equal to 8 सेकंड। पहला पॉइंट क्लियर। यस सर। अब मेरा एक पॉइंट है कि भाई T1 और T2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं T1 निकालूं तो जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। 4 सेकंड। तो सिर्फ जाने का टाइम मतलब T1, तो क्या लिख सकते हैं हम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस पता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी पता है, और आपको एक बात पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो टाइम विल बी रिटन एज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देख लेना मैं कुछ गलत नहीं लिखूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही लिखेंगे ना आप। तो जाने जाने का टाइम 2 सेकंड होगा ध्रुव भाई। यस सर। ध्रुव, तो आने का टाइम कितना होगा जिसको मैंने T2 कहा है, तो टोटल टाइम है सर 8 जी। यस सर। तो 8 माइनस ऑफ 2 सेकंड्स होगा या नहीं होगा, मतलब T2 आने में कितना टाइम यस लगा, सर। 6 सेकंड्स। ठीक है, और आने में टाइम लगा 6 सेकंड्स। अब 6 सेकंड में तो वो आया, बट कितनी वेलोसिटी से आया वो निकाल लें अगर हम, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम इन विच इट हैज रिटर्न्ड। अगर वेलोसिटी को इस टाइम से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा कितने डिस्टेंस पे जाके ये गिरेगा। यस सर। यस तो सर। पहले इतना नोट करिए, तो मैं वेलोसिटी पहले लिखूं, उसके बाद फिर फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। हो गया, ठीक है। यस अब सर। मुझे बताओ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर द कोलिजन विद द वॉल। भाई वॉल तो पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में है। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2, जाने वाली वेलोसिटी और आने वाली वेलोसिटी। आने वाली वेलोसिटी हमें चाहिए, जाने वाली वेलोसिटी 30 है, तो आपको नहीं लगता कि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यस ठीक सर। है, तो टकराने के बाद का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, vx मल्टीप्लाइड बाय टकराने के बाद का टाइम विच इज T2, तो d इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 90 मीटर। देखो अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, ये बात क्लियर हो गई कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई डिफरेंस नहीं आया। अच्छा, यहां पर नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं कि जब भी कोलिजन होगा टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज नहीं आएगा। भाई अगर कोलिजन वर्टिकल वॉल पे हो रहा है तो वी कंपोनेंट में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है कि टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज नहीं होगा। बट अगर यही हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा होता तो वी ही चेंज करता, जो हमने कल देखा था। ठीक है, तो वहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट में भी चेंज आता।
क्लियर? अब देखो ऐसा मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, वो आप नोट कर लीजिए, वो एज अ होमवर्क आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर मैं आगे कुछ और भी क्वेश्चंस करा देता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम लगे 1 बाय 1 क्वेश्चन करने में, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन पहले होमवर्क के लिए मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी 100√2 मीटर पर सेकंड है एंड इट हैज बीन थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, ये वर्टिकल वॉल है, यहाँ जाके टकराएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पर 1/4 है, ये 0,0, इसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि टकराने के बाद कहाँ पे गिरेगा। ये एक क्वेश्चन है आपका। दूसरा इसी वैरायटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है आपका कि ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझना कि आपसे बोला कि ये प्रोजेक्टाइल है और इसको आपने किस वेलोसिटी से फेंका है एट एन एंगल ऑफ अल्फा। ये प्रोजेक्टाइल जाता है, टकराता है और टकराने के बाद उसी पॉइंट पे गिरता है जहां से वो गया था। मतलब ये टकरा के उसी पॉइंट पे गिरेगा जहां से वो गया था। मतलब जाने के वाला जो पॉइंट है और लौट के वापस आके गिरने वाला पॉइंट सेम है और ये डिस्टेंस डी है। अच्छा, इसमें डिस्टेंस में लिखना भूल गया, ये डिस्टेंस 100 मीटर मान लीजिएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस डी है, तो आपको बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी। दोनों क्वेश्चन क्लियर है भाई? ये नोट कर लो, Yes. होमवर्क के तौर पे, होमवर्क के लिए सॉल्व करना है इसको। सर इसमें E1 ही नहीं होगा लास्ट वाले में? नहीं नहीं नहीं, E1 नहीं होगा, ये ठीक है। लगता है, सोचना अच्छे से, फिर मैं नेक्स्ट जब डिस्कशन करोगे डाउट का तो उसमें बता दूंगा। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, इट वाज आस्क्ड इन ओलंपिया, कुछ साल बहुत साल पहले पूछा गया था। ये ऐसा था कि यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल है, वो ऐसे गया, ऐसे हिट कर रहा है वर्टिकल वॉल को, ये ऐसे आके ऐसे सरफेस को स्ट्राइक करता है और फिर ये ऐसे जाके यहाँ पे गिरता है, ये ऐसे। ठीक है, हाँ। और आपसे बोला गया कि भाई ये यहाँ पर का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यहाँ पर का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और यहाँ पर का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, और ये प्रोजेक्टाइल का टॉप मोस्ट पॉइंट है। दिस इज टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। तो इसमें ये पूछा गया था कि ई की वैल्यू क्या होगी। समझ गए? यस सर। क्वेश्चंस ट्राई करना, नहीं होगा मैं बताऊंगा। ये वाला तो होना ही चाहिए और ये भी होना चाहिए, हो सकता है ये वाला ना हो। ठीक है, तो जो नहीं होगा वो मैं बताऊंगा। यस नोट करो तीनों क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। कर लिया सर नोट। कर लिया, ओके नेक्स्ट। अब देखिए, इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं उससे पहले एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ लो। ये तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे एक वैरायटी जिसमें प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया हमने। दूसरी वैरायटी इसी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से, और ये जो मैं पूछ रहा हूँ इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन सम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इनफैक्ट रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ से किसी बॉडी को आपने ड्रॉप किया, बॉडी हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी को आप ड्रॉप करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी विल ऑब्वियसली बी 0। मास की अगर जरूरत पड़े तो मास मान लीजिएगा एम है। ये बॉडी यहाँ से ड्रॉप हुई और ये सरफेस से टकराई, टकराने के बाद कुछ ऊपर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आएगी, किसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये नीचे आएगी, है ना, फिर ये टकराएगी ऑन द सरफेस एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। समझ रहे हैं आप? यस सर। एंड दिस हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ h। मान लीजिए कि इसको h हाइट से आपने ड्रॉप किया हुआ है, तो सर जीपी बन जाती है ना एक? हाँ जीपी बन जाती है। तो इट हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ h। तो ये बॉडी बार बार नीचे टिप्पा खाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर टिप्पा खाएगी, फिर नीचे आएगी, एंड सो ऑन द प्रोसेस विल कंटिन्यू। और आपसे कहा गया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e। अगर ये इस e की वैल्यू 1 होती, इस e की वैल्यू अगर 1 होती तो हम ये कह सकते थे कि जितना हाइट से ड्रॉप हुआ है आफ्टर द बाउंसिंग फ्रॉम द सरफेस इट विल गो टू द सेम हाइट। बट यस e सर। की वैल्यू 1 नहीं है, e की वैल्यू e लिया गया है व्हिच इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि इट विल नॉट रीच टू द सेम हाइट, रादर इसकी हाइट कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी। तो यस आपसे ये बोला है कि अगर मान लो कि दिस कोलिशन टेक्स n times, या this collided with the surface n times such that कि n tends to infinity, बहुत n की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही है, तो अगर n टाइम्स ऐसा टिप्पा उसने खाया है, n टाइम्स कोलाइड हुआ है, तो व्हाट इज द नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, net change in momentum of this body if this body collides with the surface for n times, and that n is tending to infinity and coefficient of restitution is e। लॉजिक क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मिलके। इसका बेसिकली 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में, ये एक पार्ट बता के फिर मैं दूसरे पार्ट पे आता हूं। देखिए सर,
पहला केस देखो, एक बात याद रखो, इसमें मोमेंटम का भी कंजर्वेशन हम साथ साथ अप्लाई करेंगे और मैं लॉजिक भी आपको समझाता चलूं। पहली बात, आप कह सकते हो कि सर mg, तो वर्टिकल डायरेक्शन में mg इज एन एक्सटर्नल फोर्स। भाई यस सर। ग्रेविटी का जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स माना जाता है। तो अगर ग्रेविटी इज एन एक्सटर्नल फोर्स, तो हाउ कैन यू कंजर्व दिस एंगुलर मोमेंटम? तो रीजन याद करो, मैंने कल बताया था कि बिकॉज व्हेन द बॉडी विल कोलाइड विद द सरफेस, इट विल एक्सपीरियंस अ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा बड़ा होता है एमजी से। हाँ, तो इम्पल्सिव नेचर का होगा और उसके कंपैरिजन में हम mg का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कहानी है। यस सर। ठीक है, तो खैर, तो इसलिए हम मोमेंटम तो कंजर्व कर सकते हैं भाई, ये बात समझ आ गई। अब जब आप मोमेंटम कंजर्व करते हो तो वन बाय वन हम मोमेंटम का कंजर्वेशन का पोर्शन देखेंगे। तो पहले केस में जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, हमेशा इस बात को याद रखो, व्हेनेवर यू कंजर्व द मोमेंटम, तो आप जो वेलोसिटी कंसीडर करते हैं वो वेलोसिटी आप जस्ट बिफोर द कोलिजन और जस्ट आफ्टर द कोलिजन लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा, यहां की वेलोसिटी नहीं, यहां की वेलोसिटी नहीं, जस्ट टकराने से पहले और जस्ट टकराने के बाद। तुम्हें समझ आई बात? यस सर। ठीक है, तो जस्ट टकराने से पहले इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी? तो आपको नहीं लगता कि इसको h हाइट से ड्रॉप किया है, तो दिस वेलोसिटी विल बी अंडर रूट 2g। सर कैसे लिखा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर यस प्लस सर। ऑफ 2h। यस सर। यस। याद आया? हाँ। दो बॉडी जो आपस में टकरा रही हैं, वो एक अर्थ है, मतलब ग्राउंड है, और दूसरा क्या है? दूसरा ये बॉडी है। तो अर्थ पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें गिवन है e। तो एक बात सोचो कि टकराने के बाद की वेलोसिटी अगर मैं v कहूं तो v डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2gh लिख सकता हूं बेटे। तो v की यस वैल्यू सर। टकराने के बाद e टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh लिख सकता हूं मेरे ध्रुव भाई। यस सर। ठीक है, अब इस सिचुएशन में मोमेंटम का चेंज क्या होगा? तो भाई अर्थ पहले भी रेस्ट में, बाद में भी रेस्ट में। तो इस पहली सिचुएशन का जो मोमेंटम का चेंज है, चेंज इन मोमेंटम, वो तो इसी बॉडी का है। फाइनल मोमेंटम दैट इज m into v माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम दैट इज m into माइनस ऑफ अंडर रूट 2gh। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई? यस सर। नीचे जा रहे वेलोसिटी है ना, नीचे जा रही। तो डेल्टा P1 को अगर हम लिखें तो m v की वैल्यू जो है e अंडर रूट 2gh है। तो इसका मतलब है कि m into अंडर रूट 2gh में इसमें से कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? e प्लस ऑफ 1 या 1 प्लस ऑफ e, जो भी कह लें आप। सही, ये पहले केस। अभी केस कंटिन्यू रहेगा, नोट करते चलो, आगे बढ़ते जाते हैं। ये तो पहला केस है। इसी तरह से एक बार और हम देख लेते हैं चीजों को। यस सर। हो गया। ठीक है, अब इस बात को समझिए। अब ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, कहीं पर जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब फिर ये नीचे आएगा। याद रखो, हम एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हमेशा याद रखो कि जितनी वेलोसिटी से ये ऊपर गया था, उतनी वेलोसिटी से ये इसको स्ट्राइक करेगा। मतलब जब दोबारा हिट करेगा तो ये उसी वेलोसिटी से हिट करेगा जिस वेलोसिटी से ये ऊपर गया था। v से गया था तो v से ही हिट करेगा, और v क्या है? e अंडर रूट 2gh। ठीक है, यस। अब जब हिट करने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा, तो अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी। और इसी लॉजिक के हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे, तो ध्रुव नहीं लगता आपको कि ये e स्क्वायर अंडर रूट 2gh हो चुकी होगी? सोच के देखो। नहीं आया तो मैं बता दूंगा। इसको। यस सर। पक्का? ये जबरदस्ती? नहीं सर, मैं कर रहा हूँ साथ साथ सॉल्व। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फिर से कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पर। जाने वाली वेलोसिटी हमें निकालना है और आने वाली वेलोसिटी e अंडर रूट 2gh है। तो e से मल्टीप्लाई होगा तो e स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो, ये e अंडर रूट 2gh हो गया, और यहाँ पर ये हो गया v इज इक्वल टू e स्क्वायर अंडर रूट 2gh। यस सर, अगले में ई क्यूब आ जाएगा। हाँ, तो इस केस में नेट चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी नेट, या चेंज इन मोमेंटम जो भी कह लो, ये डेल्टा P2 कह लेता हूं इसको मैं। ठीक है, अब ये कितना होगा? तो फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। तो इसको हम लिखेंगे m इंटू ई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2gh। माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस m इंटू ई 2gh। अगर हम ध्यान से देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसमें m इंटू ई इंटू अंडर रूट 2gh कॉमन, ये e प्लस 1। यस सर। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखता तो ये m e स्क्वायर अंडर रूट 2gh e प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। देखो, सोच के देखो। सर एच हाइट चेंज नहीं होगी इसमें? नहीं। नहीं, हाइट h नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है वो h के टर्म्स में जो थी, वो तो वो h के टर्म्स में ही रहेगी ना। समझ गया, समझ गया। यहां तक समझ गए? अगला टर्म बता सकते हो?
ये सर ME क्यूब हो जाएगा 2 डेल्टा P3 अगर आप लोगे, डेल्टा P3 तो ये हो जाता है ME स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2GH इंटू E+1। सोच के देखो, इसका मतलब n टाइम्स तक अगर आप जाएंगे तो यही ऐड होता रहेगा या नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब नेट चेंज इन मोमेंटम इन्हीं का तो सम होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आप क्या लिखेंगे? नेट चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी नेट इज द सम ऑफ ऑल दैट मोमेंटम का चेंज इन इंडिविजुअल कोलिजन्स। तो पहला वाला कितना था? पहला वाला था m इंटू अंडर रूट 2GH E प्लस ऑफ 1। E+1 दूसरा था m इंटू ई अंडर रूट 2GH इंटू E+1। तीसरा है m इंटू ई स्क्वायर अंडर रूट 2GH टाइम्स ऑफ E+1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, टर्म्स बढ़ते रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा पी नेट में हम m इंटू अंडर रूट 2GH सब में हम कॉमन ले सकते हैं, E+1 भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या? 1 प्लस ऑफ E स्क्वायर प्लस ऑफ E क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे ही तो बनेगा, है ना? और ये कौन सा प्रोग्रेशन है? इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी। इसको सॉल्व करना आपको आता है। m इंटू अंडर रूट 2GH इंटू E+1 और इसका फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इज इक्वल टू m इंटू अंडर रूट 2GH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस ऑफ E। दिस इज द नेट चेंज इन मोमेंटम एंड इट वाज आस्क्ड इन रूरकी एंट्रेंस एग्जाम। ये आएगा नेट चेंज इन मोमेंटम। यस सर। इसी का नेक्स्ट ईयर रुड़की ने फिर से इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछ लिया, जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर। ये किसी साल पूछा होगा, मान लो 1987 में पूछा, तो उसी के जस्ट नेक्स्ट ईयर ये पूछा कि इसी प्रोसेस में द टोटल टाइम फॉर विच द बॉडी कोलाइड्स विद द सरफेस, वो टाइम पूछा। आई बात समझ में? द टोटल टाइम मतलब यू कैन नेग्लेक्ट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, द टोटल टाइम फॉर विच द बॉडी केप्ट ऑन कोलाइडिंग विद द सरफेस। ठीक है, वो पूछा। या आप ऐसे कह लो कि फॉर दिस इन कोलिजन द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। समझे या यस नहीं? सर। यस सर। मतलब दूसरा क्वेश्चन कि भाई टोटल टाइम फॉर विच द बॉडी वाज कोलाइडिंग विद द सरफेस, या टोटल टाइम जितने में ये इन कोलिजन पूरे हुए हैं, यहां से आपने बॉडी को ड्रॉप किया है, टोटल टाइम अपने को निकालना है। चलो निकालते हैं। पहली बार ये बॉडी यहां से यहां आई होगी, फिर यहां से यहां जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, ये दूसरा केस, फिर इसी तरह से तीसरा केस, ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, ये तीसरा केस, हर बारी उसकी हाइट कम होती जाएगी एंड सो ऑन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वही है। इसमें हम टोटल टाइम निकाल रहे हैं, टोटल टाइम। अब देखो टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे ध्रुव भाई। पहला टाइम सिर्फ ऊपर से नीचे आने का टाइम। ध्रुव डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद हो तो मजा आ जाए। ऊपर से नीचे आने का टाइम अंडर रूट 2h/g। टेल मी यस और नो। यस सर। पक्का? दूसरा टाइम, मुझे एक बात बताओ ध्रुव, अगर मैं किसी बॉडी को यहां से फेंकूं u वेलोसिटी से, ये ऊपर जाए और फिर नीचे आए, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द टोटल टाइम इन दिस होल प्रोसेस? मैं बता देता हूं। टोटल टाइम यहां पर जो होता है 2u/g होता है। प्रोजेक्टाइल के टर्म्स में भी अगर सोचोगे तो ये 90 डिग्री बन रहा है। यस sin सर। 90 की वैल्यू 1, तो 2u sin 90, तो वो 1 हो गया, 2u/g होगा ना। यस सर। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसके लिए हम वेलोसिटी चाहिए होगी कि किस वेलोसिटी से टकराने के बाद ये ऊपर गया। ठीक है, और आपको लॉजिक क्लियर है शायद कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो जब ये यहाँ पर टकरा रहा होगा, तो यहाँ पर जब ये टकराने वाला होगा, तो अभी हमने निकाला था वो अंडर रूट 2GH वेलोसिटी से टकराएगा। यस सर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा? ई अंडर रूट 2GH से जाएगा या नहीं जाएगा? सोच। यस सर। जब फिर यहाँ पे टकराएगा तो ये किससे टकराएगा? ई अंडर रूट 2GH से। जब यहाँ के बाद फिर टकराने के बाद ऊपर जाएगा तो ई स्क्वायर अंडर रूट 2GH से जाएगा या नहीं जाएगा? ई स्क्वायर। यस फिर सर। नीचे आएगा ई स्क्वायर अंडर रूट 2GH से। फिर जब ऊपर जाएगा तो ये कितने से जाएगा? ई क्यूब ई अंडर रूट क्यूब। 2GH एंड सो ऑन। हर बार टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, है ना। तो यस। ये कितना हो गया? अंडर रूट 2GH। अब देखो मैं दूसरा वाला टाइम लिखता हूँ T2। तो T2 अभी बताया ना, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी? ई अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाई जी। ठीक है। Similarly, time 3 will be equal to
twice of e square under root 2gh divided by g, 2u by g. T4 अगर मैं लिखता तो मैं लिखता TE cube under root of 2gh divided by g and so on. Are you getting this, ध्रुव भाई? Yes sir. अगर मैं टोटल टाइम निकालना चाहता हूँ तो क्या मुझे नहीं लगता कि we need to add all these individual, सबका सम करके देखो क्या आ रहा है, सबका सम करके देखो क्या आ रहा है, फिर से जीपी बनेगा. Sir, 1 plus E upon 1 minus E into root 2h by g. ठीक है. अब आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला था और आपने ये टोटल टाइम निकाला, इन दोनों को आपस में डिवाइड करो तो देखो तो रिजल्ट क्या आ रहा है. जो चेंज इन मोमेंटम निकाला और टोटल टाइम दोनों को आपस में डिवाइड करो, देखो रिजल्ट क्या आया. Sir, mg. बिल्कुल सही. ये थर्ड ईयर का क्वेश्चन था. थर्ड ईयर मतलब कि पहले साल ये पूछा उसने कि व्हाट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम, दूसरे साल ये पूछा कि व्हाट वाज द टोटल टाइम फॉर व्हिच द बॉडी वाज कोलाइडिंग विद द सरफेस. तीसरे साल का क्वेश्चन था कि अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय द ग्राउंड. तो वो जो तीसरा आपने निकाला ना, दैट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल. सोच के देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिया आपने, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम ही तो फोर्स कहलाता है. Yes sir. समझ आई बात? Yes sir. ठीक है. तो ये देखो ये कैसे ट्रैक रखते थे, इसीलिए रुड़की एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज था जो आईआईटी में है आज की डेट में. एनीवेज, खैर मूविंग ऑन. तो ये आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की हैं और बहुत सारे क्वेश्चन का टाइप सिखा है. इस पे अब बाकी प्रैक्टिस आपकी है. तो आगे हम चलते हैं, अब कोलिजन वाले पोर्शन पे आते हैं. कोलिजन वाले पोर्शन पे बेटा आपको मालूम है कि इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इस तरह के कोलिजन्स होते हैं. Yes sir. कोलिजन के बेसिक आइडिया आपको पता है, क्लियर है. कोलिजन का एक बेसिक आइडिया है सर कि जब एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे बॉडी के कारण चेंज हो जाए तो उसको हम कोलिजन का नाम देते हैं. क्लियर है? अब इस कोलिजन में तीन वैरायटी में जो हम इस कोलिजन को बांटते हैं, तो उसको मैं जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर लेता हूं. इलास्टिक कोलिजन, सिंपल सा मतलब है कि ऐसा कोलिजन, भाई कोलिजन में तीन वैरायटी है सर. एक को हम कहेंगे इलास्टिक. इलास्टिक का मतलब होगा ऐसा कोलिजन जिस मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व रहता है, इस बात को याद रखो, लेकिन साथ साथ इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होगी. दूसरा कोलिजन है इनइलास्टिक. इनइलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब, देखो मैंने आपसे बोला कि मोमेंटम सब में कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम इसमें भी कंजर्व रहेगा. और तीसरा केस इनइलास्टिक का ही एक तीसरा स्पेशल केस है जिसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं. दिस इज द स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक. तो इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहता है. मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन. द रीजन बीइंग कि कोलिजन का मतलब है कि एक बॉडी की वेलोसिटी इज चेंज्ड बाय अनदर बॉडी. तो इसका मतलब है कि दो बॉडी आपस में खुद ही इन्वॉल्व है. और आपका जो सिस्टम है दैट कंटेन्स टू बॉडीज, तो देयर इज नो अदर एक्सटर्नल फोर्स बीइंग टेकन हियर. तो इसलिए मोमेंटम तीनों केस में कंजर्व्ड है, बट इसमें काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड. ठीक है, इसमें भी
काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, ठीक है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, दोनों में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। फिर दोनों में फर्क क्या है सर? दोनों में दो फर्क है। पहली बात, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ठीक है। सर ये कितना होता है? 0। नहीं आई बात समझ? यस सर इस ये 0 यस सर कब समझा। होगा? ये 0 कब होगा? इसका एक स्पेशल केस होगा जब ये 0 होगा। क्या होगा वो स्पेशल केस? कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज जो बॉडीज कोलाइड हुई है, कोलाइडिंग बॉडीज बिकम्स इक्वल और बिकम्स इक्वल, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो 0 हो जाता है। इसी चीज को आपके कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं कि कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है दैट द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर। इसी को कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं ना कि द टू बॉडीज आफ्टर कोलाइडिंग स्टिक्स टुगेदर। देखो, ये जरूरी नहीं कि द टू बॉडीज आफ्टर द कोलिजन मस्ट स्टिक टुगेदर, द पॉइंट इज कि दोनों की वेलोसिटी अगर सेम हो जाएगी आफ्टर कोलिजन तो दैट कोलिजन विल बी कंसीडर्ड एज परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। क्लियर? यस सर आगे बढ़े भाई। यस सर सुनिए, अब दूसरी बात यह है कि सर इसमें ना एक फॉर्मूला आपने क्लास 11th में ड्राइव किया है। अगर आपको याद हो तो आपने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था कि कोलिजन के बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज व्हिच आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। यस सर एक ये बॉडी मान लीजिए, ये दूसरी बॉडी, एक ये बड़ा डेरिवेशन लंबा आपने सा था, किया अजीब हुआ। सा था। हाँ हाँ, अजीब सा भी था। बस उसी बात को मैं अपने स्टाइल में कर दूंगा ना आज, तुम भी क्या याद रखोगे? देखो, तुम याद रखोगे कि नहीं वो तुम जानो। क्या बोलते हो ध्रुव भाई? चलो, अनडाउटेडली इसमें दो बॉडी कोलाइड हो रही है। अच्छा, वो जो फॉर्मूला आपने अजीब सा लंबा सा ड्राइव भी किया था, अगर आपको याद हो तो वो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था ओनली फॉर द इलास्टिक कोलिजन। यस याद आ रहा सर है? यू ड्राइव दैट रिजल्ट फॉर इलास्टिक कोलिजन, इसलिए क्योंकि आपने वहां पर दो इक्वेशन यूज किया था। वन वाज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द अनदर वाज द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उस केस में आप जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते हैं तो इसका ऑब्वियस मतलब हो जाता है कि व्हेन द मोमेंट यू कंजर्व द काइनेटिक एनर्जी, उसका ऑब्वियस मतलब ये हो जाता है कि भाई आप इलास्टिक कोलिजन कंसीडर कर रहे हो। यस सर इसका मतलब वो फॉर्मूला दूसरे कोलिजन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट मैं जो अभी रिजल्ट बना रहा हूं वो किसी भी कोलिजन के लिए एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड ई के टर्म्स में होगा। ई के टर्म्स में हो, प्रोवाइडेड आई नो द वैल्यू ऑफ ई। अब कैसे? तो देखो सर, अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इलास्टिक कोलिजन भी है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है, ठीक है, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्राई टू अवॉइड द कंजर्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। क्यों? उसका रीजन मैं बता रहा हूं। दैट इज नॉट द रॉन्ग मेथड, बट प्रॉब्लम यह है कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन अगर आप लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी के केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, एंड यस सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है देन टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। यस सर तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाओगे तो लीनियर बनेगा, क्वाड्रेटिक काइनेटिक एनर्जी लगाओगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। तो इसलिए ज्यादा अच्छा आसान तरीका और कम टाइम टेकिंग तरीका वो है जो आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा लें। तो कोई सा भी कोलिजन हो, एक स्टेप m1u1 प्लस ऑफ m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस ऑफ m2v2, राइट? इसको हम इनिशियल मोमेंटम कह सकते हैं ना, दिस इज माय फाइनल मोमेंटम। तो भाई कोलिजन कोई सा भी हो, मोमेंटम तो कंजर्व्ड है। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि v1 माइनस ऑफ v2, या ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी, v2 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u1 माइनस ऑफ u2 फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर्मूला, राइट? तो v2 को मैं लिख सकता हूं v1 प्लस ऑफ e u1 माइनस ऑफ u2। इस वैल्यू को उठा के यहां प्लेस कर दो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये m1 u1 को मैं इनिशियल मोमेंटम ही का नाम दे देता हूं सीधा सीधा। तो इसको मैं लिख सकता हूं m1 v1 एज इट इज प्लस ऑफ m2, इसमें हम लिख देंगे v1 प्लस ऑफ e u1 माइनस ऑफ u2। ठीक है भाई? यस सर नोट किया आपने यहां तक? देख लीजिए। यस सर तो ऊपर इरेज कर रहा हूं। देखिए, तो यहां से अगर हम इनिशियल मोमेंटम कहेंगे, इनिशियल मोमेंटम ये वैल्यू थोड़ा सा देख लो, m1 v1 m2 v1,
m1 v1 plus of m2 v1 plus of m2 times of e u1 minus of u2, ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ m2 e u1 माइनस ऑफ u2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 इज इक्वल टू v1 लिख सकता हूँ। Yes, sir. ठीक है, इसी तरह से आप v2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। और v2 अगर आपको एक याद है तो दूसरे को लिखने के लिए सिर्फ आप उसके ना नीचे वाले 2 को 1 कर दो, 1 को 2 कर दो, मतलब इनिशियल ही रहेगा, इसमें चेंज मत करना। माइनस ऑफ ये हो जाएगा m1 e u2 माइनस ऑफ u1, नीचे चेंज भी करोगे तब भी m1 प्लस ऑफ m2 ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू v2। दीज आर द वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडी आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद दो बॉडीज की जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी। नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करके बताओ तो एक बेहतर सा क्वेश्चन इस पे लेता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन एकदम ऐसे ही, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। एक छोटा सा क्वेश्चन, 2 किलोग्राम का है ये 1 किलोग्राम की बॉडी है, ये कुछ वेलोसिटी से चल रही है, लेट दैट बी 10 मीटर पर सेकंड, ये वाली बॉडी चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से। आपको बोला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1/2 है, तो आपको बताना है व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी। v1 इज इक्वल टू व्हाट, v2 इज इक्वल टू व्हाट, करो जल्दी बताओ। एक बार उस फॉर्मूले को जरा सा देखना, उसमें कोई मैंने साइन में गलती तो नहीं की है ध्रुव? Yes, sir. उस फॉर्मूला जो फाइनल मैंने लिखा है उसमें कोई साइन में कोई गलती तो नहीं है? देख लेना एक बार। मैंने जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है वो, इसको एक मिनट उठाता हूँ। पी आई की वैल्यू इतनी थी, तो m2 v1 प्लस u1 माइनस ऑफ u2, ठीक है, तो ये m2 नहीं सही है, m2 u1 माइनस ऑफ u2, ठीक है ठीक है। कितना आंसर आया? Sir, 1 minute. 15. Sir, 45/6 or 15/6 meter per second. मुझे भी नहीं पता। खैर इसमें एक बात तो कह सकते हैं हम कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा इस सिस्टम का, दैट विल बी 15 kg मीटर पर सेकंड, राइट, बिफोर कोलिजन। और फाइनल v1 अगर हमें लिखना है तो v1 के लिए हम क्या लिखेंगे? तो v1 के लिए हम लिखेंगे 15, उसके बाद साइन क्या था? माइनस। Yes, sir. v1 लिखते हैं तो m2 आता है या m1 आता है? V1 लिखते हैं तो M2. ये m1 मान लो, इसको m2 मान लो, तो ये m2 लिखेंगे 5, ठीक है, इंटू e की वैल्यू 1/2 इंटू u1 माइनस ऑफ u2, u1 माइनस ऑफ u2 है ना वो, Yes, v1 sir. लिखते हैं तो u1 U1 माइनस, Yes, sir. तो 2 माइनस ऑफ -5, Hmm. ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास की वैल्यू कितनी? m1 प्लस ऑफ m2 दैट इज 3। ठीक है, यही किया आपने? Yes, sir.
यही किया होगा तो सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक इस पे अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक डिस्क है, ये बेहतर सवाल, इसका रेडियस 2 मीटर है, ये एक डिस्क, ये चल रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक दूसरी डिस्क है और वो डिस्क ऐसे चल रही है, इसकी रेडियस 3 मीटर है and this disk is going with a velocity of 5 meter per second. The mass for this disk is 4 kilogram. The mass for this disk is 2 kilogram. The coefficient of restitution is 1/2. अब ये दोनों डिस्क कोलाइड करती है, दे कोलाइड्स, तो आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी देयर वेलोसिटी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन वही है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। अब यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि ये वाला जो कोलिजन होगा, will this collision be head on or this will be oblique? What kind of collision will it be? Will it be head on or not? हेड ऑन, मैंने आपसे ये बोला था, हेड ऑन कोलिजन का मतलब कि इन्हीं बॉडीज की जो वेलोसिटी है उसका लाइन ऑफ एक्शन इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो, तो उसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो 2 मीटर 4 किलोग्राम वाला जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन और ये जो 2 किलोग्राम वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन, दे डोंट कोइंसाइड। देखो, इसका मतलब है कि जब ये यहां पर कोलिजन करेंगे, दैट कोलिजन इज नॉट गोइंग टू बी हेड ऑन, रादर ये कोलिजन कुछ इस तरह से होगा। देखो, ये आपकी बॉडी और ये आपकी दूसरी बॉडी जो यहां पर कोलाइड करेगी कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इसका जो रेडियस है, दिस रेडियस इज 3 मीटर और इस वाले का जो रेडियस है वो 2 मीटर है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब जहां पर कोलिजन हो रहा है उस पॉइंट पे अगर मैं कॉमन नॉर्मल लूं तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल। व्हाट डू Yes, यू sir. से ध्रुव भाई? Yes, ये sir. कॉमन नॉर्मल है ना? और हमें मालूम है कि ऑल द चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस अलोंग द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, ये भी हमें मालूम है। दूसरी बात, ये इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 3 है, तो ये वाली लेंथ 5 मीटर है। Yes, sir. ठीक है, और ये लेंथ 5 मीटर है, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये 4 मीटर होगी। 4. ठीक है, तो अगर ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो हमें थीटा की वैल्यू भी पता चल गई। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट थीटा? तो थीटा की वैल्यू कहां पर, एंगल निकालो, तो एंगल कितना 47, होगा? 53. 37 कहां पर होगा? ये वाला होगा। कौन सा वाला होगा 37? यही वाला होगा. ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो इस बात को समझना, यहां पर अगर आप वेलोसिटी देखें तो इस वाले की वेलोसिटी इधर है इनिशियली, पहले तो इनिशियल की बात कर लेते हैं, और इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है इनिशियली, ठीक है, विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। और कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन ये है, दिस इज योर कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। तो आपको जो वेलोसिटी चाहिए जो फॉर्मूले में यूज होती है, वो सारी की सारी वेलोसिटी कौन सी होती है जो यूज होती है? तो वो कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी यूज होती है। आई बात समझ में? Yes, कौन sir. सी वेलोसिटी चाहिए होगी आपको? कॉमन नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल है ये 53 होगा यार ध्रुव, ये 53, 53. ये होगा 37, है ना? तो ये वाला एंगल 37, तो ये वाला एंगल भी 37 ऑल्टर, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आप वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लो जो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में, वो 10 cos 37 हो गया। ठीक है, और 10 cos 37 की वैल्यू का मतलब हो गया 8 मीटर पर सेकंड, और इसकी वैल्यू का, इसका वो कंपोनेंट जो कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में इसका, तो ये हो जाएगा 5 cos 37 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो? Yes, अब sir. इसमें एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव मान लो इसको मैंने पॉजिटिव, नहीं ऊपर वाले को मान लो पॉजिटिव मान लिया मैंने, मेरी मर्जी जिसको मान लो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मान लिया तो इसको नेगेटिव मान लिया। अब आप फॉर्मूला यूज करोगे, अब आप इसमें पहले तो इनिशियल मोमेंटम लिखोगे, तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आप क्या लिखोगे? इनिशियल मोमेंटम 4 किलो वाले की जो वेलोसिटी है वो 8 है ना? तो 4 इंटू 8 बट विथ अ नेगेटिव साइन, और 2 किलो वाले की 2 इंटू 4, तो मतलब ये होगा 8 माइनस ऑफ 4 इंटू 8 32, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू -24, जो हमने माना है डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग केजी मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है? Yes, sir. अब फाइनल वेलोसिटीज निकालेंगे ये फॉर्मूला यूज करते हुए, तो इसको यहां तक नोट करिए ताकि मैं आगे लिख सकूं फॉर्मूला। Yes, sir. कर लेना. ठीक है,
अब यहाँ सुनिए, आपने यहाँ तक नोट कर लिया, तो अब देखिए इसमें अगर हम v1 लिखें तो v1 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, -24 जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने कहा था माइनस साइन लगाएंगे, फिर m2 लेंगे, मान लो इसको m1 कह रहा हूं तो इसको m2 कहूंगा। तो m2 का जो मास है वो कितना है, m2 का मास 2 किलोग्राम है, तो 2 लिख दिया, इनटू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2, इनटू यहाँ पर क्या लिखते हैं, u1 माइनस ऑफ u2, ये u2 Yes, माइनस sir. ऑफ u1, u1 माइनस u2, Sir, U1 minus U2. तो u1 कितना, माइनस U1 ऑफ 8, minus U2. और u2 कितना, ये u1 माइनस ऑफ 8, u2 कितना, माइनस ऑफ 4, करेक्ट है सर। डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय टोटल मास 6, देखो। Yes, sir. ठीक है, मतलब क्या है, कहानी क्या है, तो कहानी ये है कि सर हमें पहले इसको क्या करना पड़ा, इसको ब्रेक करना पड़ा ना, इसको हमें ब्रेक करना पड़ा, और इसको ब्रेक करके हमने कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटीज निकाली। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा कि जो भी फॉर्मूला हमने ड्राइव किया उन सब में वेलोसिटी जो हमने लिखा है दैट इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, दैट इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। Yes, sir. समझ गया. ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया मोमेंटम का कंजर्वेशन वगैरह। अब क्वेश्चन आप ट्राई करते रहना, मैं एक और चीज सिखा देता हूँ। ऑल्दो दिस इज फॉर मोर, इट विल बी फॉर एडवांस, बट मेंस में कुछ परसेंट चांसेस है पूछे जाने के। ठीक है, तो इसको देखो, वेरिएबल मास, मोमेंटम का केस फॉर वेरिएबल मास। ठीक है, The rocket वेरिएबल मास केस, propulsion. Yes, sir. हाँ जैसे रॉकेट प्रोपल्शन। तो वेरिएबल मास के केस में क्वेश्चंस हम कैसे डील करते हैं, इसमें रॉकेट प्रोपल्शन का केस पूछा जा सकता है, पॉसिबली आपसे चेन वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा एससी वर्मा में मिलेगा कि आपको कोई चेन दी हुई है और इस चेन को, इसका मास है, कुछ लेंथ है, और इसको आप किसी सरफेस पे ये चेन को गिरा रहे हो, तो जब कुछ पोर्शन इसका गिर चुका होगा तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी और व्हाट विल बी द हाँ सर, मोमेंटम सेंटर और ऑफ व्हाट विल बी मास से द देखते फोर्स, थे ना इसको, वही वाला. है ना, व्हाट विल बी इट्स फोर्स, बेसिकली फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेन, इस तरह के क्वेश्चंस। तो देखो वेरिएबल मास का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ठीक है सर। देखिए Yes, sir. वेरिएबल मास के केस में या तो मास ऐड होगा या मास रिमूव होगा फ्रॉम द बॉडी, या तो बॉडी में मास ऐड होगा या बॉडी से मास रिमूव होगा। तो मान लीजिए कि ये आपकी कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, कोई सा भी शेप मान लो यार, तुम्हारी मर्जी। इसका मास m है एंड दिस बॉडी इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट। ठीक है, ये बॉडी जा रही थी, इसमें से कुछ पोर्शन ऑफ द मास गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम दिस बॉडी। ठीक है, कुछ पोर्शन ऑफ द मास गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम दिस बॉडी, मान लो ये वो पोर्शन है जो इससे डिटैच हो गया। ठीक है, एंड दिस पोर्शन इज वेरी स्मॉल एट दिस इंस्टेंट, कंटिन्यूअसली डिटैच होगा, बट अभी इस सिचुएशन में पहला पोर्शन कुछ डिटैच हुआ है। ठीक है, तो पहला पोर्शन अगर कुछ डिटैच होगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। जैसे रॉकेट Yes, प्रोपल्शन के sir. केस में जब रॉकेट से आपकी जो बॉडी पार्ट्स डिटैच होते हैं तो उसकी वेलोसिटी होती है ना, तो इसकी वेलोसिटी हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि हम इसी पोर्शन के रिस्पेक्ट में लेंगे, और इस पोर्शन के रिस्पेक्ट में मान लो इसकी वेलोसिटी इज रिलेटिव वेलोसिटी वी आर। समझ रहे हैं आप, ये Yes, sir. वेलोसिटी हमने क्या लिया है, इसी के रिस्पेक्ट में लिया है, ग्राउंड के नहीं, इसी के रिस्पेक्ट में वी आर। ठीक है, और ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसका मास m माइनस ऑफ dm हो जाएगा। सोच के देख। Yes, sir. अब Yes, एक sir. बात सोच कि अगर किसी पोर्शन में से इतना मास अगर निकल गया विद वेलोसिटी ऑफ वी आर, तो इस वाले पार्ट की जो बचे हुए पार्ट की जो वेलोसिटी है वो वही रहेगी या इंक्रीज करेगी, इमेजिन करो। इंक्रीज कर दीजिए. इंक्रीज करेगी, रिक्वायर लगेगा ना उस पर, ये पार्ट अगर डिटैच हो रहा है तो ये उसको पुश करेगा, तो इसकी Yes, sir. वेलोसिटी इंक्रीज करेगी v प्लस dv। वैसे भी मास कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। समझ में आ रही बात। Yes, और sir. ये याद रखिएगा, ये जो वेलोसिटी लिया है वी आर वो किसके रिस्पेक्ट में है, तो वो बड़े वाले मास बॉडी के के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट में. है ना। अब इस पूरे प्रोसेस में जब ये खुद भी डिटैच हुआ है, जब ये डिटैच हुआ है, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स आगे इसको तोड़ रहा है क्या, कोई डिटैच कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग के? नहीं. नहीं। तो इसका मतलब क्या, मोमेंटम कंजर्व्ड है। यस सर. हाँ हाँ, भले मास चेंज हो रहा है बट मोमेंटम तो कंजर्व है सर। तो मोमेंटम के कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे आप इस केस में, एम वी नॉट इज इक्वल टू एम माइनस ऑफ डी एम मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी थी, तो वी नॉट प्लस ऑफ डीवी। ठीक है, प्लस ऑफ डीएम। इसकी जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी आपको गिवन है, बट लिखना किसके रिस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ दिस मास विथ रिस्पेक्ट टू दिस बिगर बॉडी
plus of velocity of bigger body will be the velocity of this body with respect to the ground. नहीं समझ आई बात? Yes sir, VR से Velocity, V0 is sir. velocity of dm with respect to the capital M plus of velocity of capital M with respect to the ground will be the velocity of dm with respect to the सर ground. This is मतलब the relative. जो पीछे छूटा है उसकी वेलोसिटी बॉडी से भी ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, उसका मास बहुत कम है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी वैसे ही ज्यादा हो जाएगी। या इस लॉजिक को आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आप किसी मूविंग ट्रेन पे दौड़ रहे हो तो तुम्हारी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगी? तुम्हारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी, यस, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वही वाली चीज है ये। यस सर, समझ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ तक आ गए हम। अब यहाँ के बाद हम फर्दर और सॉल्व करते हैं इसको। तो एम वी नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम वी नॉट, ये वाला टर्म, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस ऑफ एम इंटू डी वी प्लस ऑफ माइनस ऑफ डी एम मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट, ठीक है, प्लस ऑफ डी एम मल्टीप्लाइड बाई डी वी प्लस या माइनस माइनस, ठीक है, प्लस ऑफ डी एम मल्टीप्लाइड बाई वी आर, ठीक है, ये तो आएगा। और कोई टर्म रहेगा क्या? प्लस डी एम वी नॉट भी तो होगा, प्लस डी एम वी नॉट प्लस डी एम डी वी, यही आएगा। यस सर, ठीक है, डी एम डी वी, डी एम कहाँ गया? डी एम वी नॉट और ये डी एम डी वी, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं सर? डी एम डी वी और डी एम वी नॉट। ये डी एम डी वी वाला टर्म कैंसिल हो गया, डी तो एम सर वैसे वी ही नॉट जीरो हो वाला जाता टर्म वो वैसे भी कैंसिल होता, वैसे भी खत्म हो जाता। ठीक है, तो बचेगा क्या? यहाँ देखो, अगर बचेगा तो एम एम वी नॉट एम डी एम वी, वी यही नॉट सब भी कट आएगा। रहा है, एम वी नॉट कहाँ कटा, कहाँ कटा, कहाँ कटा, एल दिखाई एच नहीं एस दे रहा आर मेरे एच को। एस। अच्छा, एल एच एस आर एस एस बिल्कुल कटा। ठीक है, तो ये भी कट गया, तो बचा क्या? तो बचा बस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। ठीक है, इस वाले टर्म को अपन इधर लेके आ जाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम डी वी इज इक्वल टू डी एम इंटू वी आर, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लॉग में चला जाएगा ना। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m इंटू दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो dv by dt इज इक्वल टू dm by dt टाइम्स ऑफ vr लिख सकते हैं। यस सर, ये जनरल फॉर्म इक्वेशन बनी है ना, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनी। तो यही जो m इंटू dv by dt है, तो dv by dt इज एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा, यहाँ पर माइनस साइन भी है। हाँ, यही फोर्स हो जाएगा, और इसी फोर्स को हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट फोर्स। ओके, समझ में आई बात? यही थ्रस्ट फोर्स होता है जो फ्यूल लगा रहा होता है रॉकेट पे, या रॉकेट लगा रहा होता है फ्यूल पे, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स्ट्रा थ्रस्ट फोर्स लग ही रहा होता है, जैसे फ्यूल बर्न कर रहा है वो भी कुछ फोर्स लगा रहा है उसके बाद एक्स्ट्रा, वो जाहिर है कोई फोर्स लगाएगा जो रिकॉइल फोर्स है, ठीक है। तो वो जो थ्रस्ट फोर्स है जो फ्यूल के निकलने के कारण जो बॉडी पे लगा, है ना, उस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू ये होती है, और उसका मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं रेट एट विच द मास इज चेंजिंग मल्टीप्लाइड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी। जिस रेट से मास चेंज हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी, दैट विल बी द थ्रस्ट फोर्स। समझे? यस सर। सर इसका जो दूसरा रिजल्ट भी बन सकता है, जैसे m अपॉन डी एम करूँ और वी आर अपॉन डी वी, वो तो नहीं करूँ यार, मतलब वो नहीं, वो यूज करेंगे आगे जब आपको मालूम हो कि किस रेट से मास ऐड हो रहा है या किस रेट से मास सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये तो मैंने सिर्फ एक सिचुएशन दिखाया कि जब भी कोई पार्ट डिटैच होगा तो एक फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज थ्रस्ट फोर्स। ओके सर। नोट कर लिया? यस सर। जैसे इसमें एक बात देखो, जैसे रॉकेट, इसी चीज को अगर हम रॉकेट प्रोपल्शन के केस में यूज करते, अगर मान लो कि मैं ये कहता कि साहब ये रॉकेट है, रॉकेट का केस ले लो, मान लो कि इस इंस्टेंट पे ये u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और इसमें से इसका फ्यूल बाहर निकल रहा है विद सम रिलेटिव वेलोसिटी, vr इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। ये हो, है ना। अब और मान लीजिए कि इसमें जो फ्यूल बाहर निकल रहा है वो इट इज कमिंग आउट एट अ रेट ऑफ dm by dt एंड दैट इज इक्वल टू kg dm by dt। आई एम टेकिंग दिस dm by dt as equal to mu kg per second,
क्लियर हो गई बात? यस सर। म्यू मान लिया उसको, म्यू केजी पर सेकंड। तब एक बात समझो कि अब इस केस में अगर हम नेट फोर्स देखें रॉकेट पे, व्हाट विल बी द नेट फोर्स? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द रॉकेट, तो एफ नेट क्या होगा रॉकेट पे, बता सकते हो? व्हाट विल बी द नेट फोर्स? तो रॉकेट का किसी भी इंस्टेंट पे कुछ तो मास होगा ना, यस किसी सर। भी इंस्टेंट पे। तो रॉकेट का एक तो पहली बात तो कुछ तो मास है, तो रॉकेट का मास, अच्छा किसी भी इंस्टेंट पे मैं बताता हूं, एट एनी टाइम टी, एम नॉट एट माइनस एनी वन टाइम बन टी, जाएगा। है ना। मान लीजिए कि रॉकेट का मास हो जाता है m, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे इस रॉकेट पे एक तो ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू द फ्यूल, जो फ्यूल बाहर यस निकल रहा है सर। वो इस पे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, यस ठीक है। सर। तो ये फोर्स ऊपर लगा रहा है, और दूसरी और चीज इस एक पे जो क्या लग मास रहा छोड़ रहा है है, उसकी वजह से हाँ उस इंस्टेंट पे जो इसका मास है उसके कारण वेट भी तो लग फर्स्ट रहा होगा, फोर्स। है ना। तो इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स है दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, एफ थ्रस्ट माइनस ऑफ mg लिख सकते हैं आप। यस सर। पहली बात, इस नेट फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट एट दैट इंस्टेंट, और इस इंस्टेंट पे हम इसको लिख सकते हैं dv by dt, ठीक है। और यस थ्रस्ट सर। फोर्स आपने अभी देखा है कि थ्रस्ट फोर्स को हम लिखते हैं vr मल्टीप्लाइड बाय dm by dt, वेयर vr इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच इज बीइंग डिटैच्ड और व्हिच इज बीइंग अटैच्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्यूल इज कमिंग आउट, इसका मतलब है कि मास ऑफ द रॉकेट विद टाइम विल बी कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, तो दिस विल बी द रेट ऑफ डिक्रीज और नॉट। यस सर। नहीं समझ आया? यस सर समझ माइनस ऑफ mg, ठीक है, माइनस ऑफ mg। अब यहां से अब आपको कुछ भी पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डीवी पूछ लिया जाए, तो डीवी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे डीवी? तो डीवी की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ वी आर मल्टीप्लाइड बाई डीएम बाई एम माइनस ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो या नहीं यहाँ से? यस सर। सोच के देखो, निकल तो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लॉग वॉक का चक्कर बनेगा भाई। किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम मान लें कि इनिशियल वेलोसिटी हमें रॉकेट की दे रखी है u, किसी भी इंस्टेंट पे मान लीजिए वेलोसिटी हो जाती है v, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो फिक्स है ना, रिलेटिव वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के यस साथ सर। फ्यूल इज कमिंग आउट वो तो फिक्स है, वो vr है। यस सर। इनिशियल कितना था m नॉट, तो किसी भी टाइम के बाद इसका मास कितना होगा, तो इसका मास होगा m नॉट माइनस, समझना इस बात को, माइनस ऑफ म्यू टी। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई? क्योंकि मैं उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहा हूं कि जब इसका मास जीरो हो जाए, यस सर मैं तो कुछ किसी जब भी कम टाइम पे होगा। बात कर रहा हाँ। हूँ। हाँ, तो किसी भी टाइम में कितना कम हो जाएगा, म्यू केजी हर एक सेकंड में कम होता है, तो टी टाइम में कितना होगा, म्यू टी। तो बचा यस हुआ सर। मास कितना होगा, इनिशियल मास माइनस ऑफ जो कम हुआ है, इनटू जी डी टी। जी डी टी का आप लिखेंगे टाइम इक्वल टू जीरो से टी, तो यहाँ से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? यस सर। तो इस तरह से रॉकेट की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यस सर। समझे? यस सर। तो ये करते हैं भाई, ये कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का वेरिएबल मास के केस में। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि हाउ टू डील विद द वेरिएबल मास, हाउ टू डील विद द कांस्टेंट मास एंड ऑल दीज थिंग्स। अब इस पे प्योरली क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे, यस सर। ठीक है। फ्रॉम माय साइड मैंने कोशिश किया है, कंप्लीट कर दिया है मैंने इसको। अब इसके बाद हम दूसरे चैप्टर पे जाएंगे जिसका नाम क्या है, कौन सा चैप्टर, हीट वाला? यस सर जैसा बोलो आप। नहीं आप बोलो, क्योंकि आपको अपने बारे में ज्यादा पता है कि कौन सा चैप्टर ज्यादा आपको मतलब जरूर मतलब हाँ वो सर है कि, थर्मल एक्सपेंशन वाला करवा दो। ठीक है, मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाली यूनिट, यस सर। है ना। तो आज नहीं करवाऊंगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाली यूनिट सर नेक्स्ट उसमें भी डे मेरे को स्टार्ट करूंगा। कार्नोट इंजन आता है थर्मोडायनेमिक्स में, जो फिजिक्स वाला पार्ट है। हम्म। थर्मो भी मैं सर कर लेता हूँ। उसमें हम्म। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सर, बट वो फॉर्मूला बेस्ड है, वो तो हो जाएगा। मैं मेन तुम्हें कराऊंगा, सुनो, मैं मेन तुम्हें कराऊंगा केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक यस है, सर। और कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन, ये पोर्शन मेन सर कराऊंगा। कैलोरीमेट्री में थोड़ी दिक्कत है, और थर्मल एक्सपेंशन में हाँ केटीजी भी थोड़ा बहुत आता ही है। ठीक है, तो मैं पहले तो हम डील वही करेंगे ना, थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री। तो यस उसमें सर। जितने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो वैरायटी पॉसिबल है, उस पर पहले डिस्कशन करेंगे, फिर आगे देखेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आगे डिस्कशन करेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं करेंगे, ठीक है। बट वो कल करूंगा।